हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर 1, जो कि है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। दोस्तों, सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और उसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आप गौर से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने शिक्षा का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अपनी अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में वृहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूर को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये याद रखिएगा कि उनके चिंतन एवं रचनात्मकता की मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और दिसंबर 1956 में इनका निधन हुआ था। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो गई है। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। दोस्तों, ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर से मैं करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। दोस्तों, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की माताजी का नाम था भीमाबाई और उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। उनकी शादी हुई थी 1906 में और उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम कुछ सकपाल करके था, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे तो और कोई मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लग रही है, तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। दोस्तों, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति प्रथा के बारे में तो आप इतिहास में पढ़े रखे होंगे कि जाति प्रथा वो प्रथा है जिसमें लोगों को वंशानुगत चले आ रहे काम को ही करना पड़ता था, चाहे उसमें उनकी रुचि हो या ना हो। श्रम विभाजन वो है कि श्रम को यानी कि कार्य को लोगों में विभाजित कर देना। दोस्तों, इसी आधार पर यह चैप्टर है। चलिए इसका हम रीडिंग डालते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन तो करता ही है, लेकिन मजदूरों में भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है।
परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेकिन जाति प्रथा में दोस्तों यह स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा की चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसमें पारंगत हो या ना हो। तो दोस्तों इस पेज में हमें ये देखने को मिला कि यहाँ समझा रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का मूल अर्थ क्या है। तो दोस्तों श्रम विभाजन में हम काम को अलग अलग मजदूरों पर उनकी योग्यता के हिसाब से बांटते हैं, और जाति प्रथा में ये नहीं है। जाति प्रथा में गर्भपात के दौरान ही ये निर्धारित हो जाता है कि बच्चा कौन सा पेशा करेगा कौन सा नहीं। माता पिता का समाज में जो सम्मान जो स्तर होगा उसी के स्तर पर उनके बाल बच्चों का भी यानी उनके वंश का भी पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम इसका दूसरा पेज देखते हैं। तो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दोस्तों ये सवाल सेंटअप एग्जाम में आ चुकी है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे आई होप। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना एवं व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज की एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके।
ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। तो दोस्तों, आज हमने अपने हिंदी के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विष के दांत चैप्टर नंबर 2, जिसके लेखक है नलिन मितोषन शर्मा। नलिन, ऐसे है नलिन। तो दोस्तों चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, सी यू।